सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग करेंगे रिवीजन अपने चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इस चैप्टर में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस देखेंगे, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। 7 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद 15 ठो तुम्हारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। सिर्फ एक एक्सरसाइज है, तो एक दिन में 15 क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उस 15 क्वेश्चन को तुम जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना। ऐसा नहीं कि सर जी हम दूसरा काम कर रहे थे, तीसरा काम कर रहे थे और आपका ये काम नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए अपनी एनसीईआरटी का, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं फटाक से अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद डिस्कस करते हैं अपने एग्जांपल्स। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक है एंगल ऑफ इलेवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज होता है, ये अच्छे से समझ जाओ। ये तुम्हारी यहां से आईज है, यहां से ये देख रही है, और किसको देख रही है? ऑब्जेक्ट को। ये एक लड़की है, इसकी आंख यहां पर है और ये इस ऑब्जेक्ट को देख रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो जब जिस लाइन से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। मतलब हमारे आंख से और ऑब्जेक्ट के बीच की जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, उसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारी आंख से ऊपर की तरफ रहेगा। जब हमारे आंख से ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा किसके बीच? तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। ठीक है, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये फॉर्म होता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में ही। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, ये फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही। लेकिन फर्क बस इतना है कि डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट हमारी आंख के लेवल से नीचे रहेगा। ठीक है, आंख के लेवल से नीचे रहेगा और एलिवेशन में ऊपर रहेगा। बात को समझ गए? तो ये है अपना हॉरिजॉन्टल लेवल, ये है अपना हॉरिजॉन्टल लेवल, ये है लाइन ऑफ साइट, और इसके बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में कंफ्यूज मत होना। ये जो एंगल बनता है हमेशा और हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जेक्ट अगर डिप्रेशन में है, नीचे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाए। बात को समझ गए? चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, और एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि वर्टिकली इस तरीके से ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब यहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये अपना टावर है, टावर इसको हम लोग लेट कर लेते हैं ए पी, ये टावर है। और ये पॉइंट तुम्हारा नहीं, इसको ए बी कर देते हैं, और ये पॉइंट तुम्हारा पी है। इस बी और पी की जो लेंथ दी गई है, लिखा है ना 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये 15 मीटर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर ये है अपना, और एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनता है? लाइन ऑफ साइट अपना ये है, लाइन ऑफ साइट अपना ये है, ये वाली लाइन ऑफ साइट है, और ये वाला अपना हॉरिजॉन्टल लेवल है। ए बी अपना पीबी हॉरिजॉन्टल लेवल है, और पीए अपना लाइन ऑफ साइट है। तो इसके बीच में बनने वाला जो ये एंगल है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं, और ये है 60 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या बात हुई?
हमारा एक टावर है ए बी और एक पॉइंट पी है ग्राउंड पे जो कि बी से 15 मीटर अवे है, दूर है। पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस पॉइंट से हमें उस टावर के टॉप को देखना है, तो वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ए बी की लेंथ बतानी है, ए बी की हाइट बतानी है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो चीज दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राउंड from the foot of the tower, from the foot of the tower equals to 15 मीटर। 15 मीटर, बात समझ में आ गई? अब देखो हमें ये देखो एंगल दिया 60 डिग्री। अब यहां पर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। हमको किसका लेंथ निकालनी है? हमको ए बी की लेंथ निकालनी है। पीबी दिया गया है, पीबी दिया गया है। यदि हम 60 डिग्री को कंसीडर करें, यदि हम 60 डिग्री को कंसीडर करें तो ये अपना परपेंडिकुलर होगा और ये अपना बेस होगा। समझ में आया? यदि हमें एंगल 60 डिग्री को थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा समझें, तो इसके सामने ये ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर। ए बी इस एंगल के रेफरेंस में क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, और पीबी क्या रहेगा? बेस। क्या परपेंडिकुलर और बेस का कोई रेशियो होता है क्या? परपेंडिकुलर और बेस का कोई रेशियो होता है क्या? तुम कहोगे यस, tan का होता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बीपी। बात समझ में आ गई? tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 इक्वल्स टू ए बी हम लोगों ने h माना है अपॉन बीपी, बीपी हमने 15 माना है। तो h की वैल्यू आ जाएगी 15 √3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था। ध्यान रखना एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एनसीईआरटी के उठाए ही दे दिए गए हैं, उसमें कुछ बिट डिजिट वगैरह चेंज नहीं किए। इसलिए एनसीईआरटी पर अच्छी पकड़ बनाओ, अच्छी कमांड बनाओ कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा भाई साहब। एग्जाम्पल 2, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब की बात यह है कि इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक पोल दिया गया है, मान लेते हैं ए बी, ठीक है, जिसकी हाइट टोटल कितनी है? 5 मीटर। बहुत ध्यान समझना, हाइट कितनी दी गई है? 5 मीटर इस पोल की हाइट दी गई है। ए बी, ए बी हमारा क्या है? पोल है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसको कहां पहुंचना है? 1.3 मीटर बिलो। क्यों बिलो पहुंचना है? क्योंकि भाई साहब अगर यहां पे फॉल्ट इसको सही करनी है, इस ए पॉइंट पर कोई दिक्कत इसको सही करनी है, तो वहां पर पहुंच के सॉल्व नहीं करेगी, उसके नीचे थोड़ा रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर पहुंच जाएगी, ए पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो उसको झुक के करना पड़ेगा। लेकिन इस पॉइंट पे रहेगी तो वो आराम से खड़ी होकर कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर वो पहुंच रही है। ठीक है, लिखा हुआ है सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। मतलब इसके हमको यहां पर लड़की को पहुंचाना है। मतलब ये कितनी डिस्टेंस है? 1.3 मीटर। 1.3 मीटर एसी की लेंथ दी गई। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? यहां पर लैडर लगेगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर? ये लेंथ ऑफ लैडर है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर that she should use which when inclined at an angle of 60 degree of 60 degree to the horizontal। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल के ये 60 डिग्री पर ये तुम्हारी सीढ़ी लगी हुई है।
would enable her to reach the required position. Also how far from the foot of the pole, मतलब हमको ये वाली भी डिस्टेंस निकालनी है। इसको मान लो हम क्या मान ले, इसको हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डी डिस्टेंस डी मान लेते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ लैडर इसको हम लोग एल मान लेते हैं। क्लियर बात, इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। मतलब एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि यहां से चढ़ना शुरू करेगी इस लैडर पर, उसको यहां पहुंचना है 1.3 मीटर बिलो द टावर। पूरा टावर जो है, पोल जो है अपना, वो 5 मीटर का है, 1.3 मीटर नीचे ही उसको रहना है। तो हमें क्या क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द पोजीशन, मतलब जहां से वो लैडर लगी हुई है वहां से लेकर के पोल के फुट तक उसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लगाएंगे यहां पर और क्वेश्चन को निकालेंगे। यहां पे लिख दो, लेट द लेंथ ऑफ लेटर बी एल, लेट द लेंथ ऑफ ladder be L and the distance from the foot of the pole equals to D। दो चीजें हम लोगों ने लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करें, इसकी डिस्टेंस हमें दी गई है, इस BC की डिस्टेंस हमें दी गई है। कहोगे सर जी कहां दी गई है, तो ओवरऑल देखो, ओवरऑल 5 मीटर है, तो CB की डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। यहां पे लिखेंगे एज AB इक्वल्स टू AC प्लस BC, therefore BC इक्वल्स टू AB माइनस AC। तो हमारे BC की लेंथ आ जाएगी 5 माइनस 1.3, तो ये कितना आ जाएगा 3.7 मीटर। तो ये अपना कितना आ गया 3.7 मीटर आ गया। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो ये वाली डिस्टेंस हमें दे दी गई। इस ट्रायंगल को तुम देखो, ट्रायंगल BCP या PBC ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल BPC ट्रायंगल देख रहे हो। यहां पर यदि हम इस 60 डिग्री को कंसीडर करते हैं, 60 डिग्री वाला एंगल कंसीडर करते हैं, तो BC अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। BC अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर, और BP क्या होगा, ये वाला क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है, किस ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है, तुम कहोगे सर जी tan का होता है। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन BP। ठीक है, BC अपॉन BP। यहां पे सॉल्व करेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू BC हमें गिवन है 3.7 अपॉन BP। तो BP की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.7 √3। अब √3 हमें 1.73 यूज करना है, तो BP इक्वल्स टू 3.7 अपॉन 1.73। अब इसको सॉल्व कर लेना। तो ठीक है, इसको सॉल्व करोगे और जो भी होगा मीटर में आएगा। तो हमने BP की लेंथ निकाल दी, मतलब D की लेंथ हम लोगों ने निकाल दी कि उसका फुट से लेकर के उस पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है जहां पर सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, अब जब ये वाली लेंथ अपने को आ जाएगी, जब ये वाली लेंथ अपने को आ जाएगी, हम अब इस लेंथ को भी निकाल सकते हैं, या बिना इसका यूज नहीं करेंगे, हम दूसरे का यूज करेंगे। अब देखो वापस से दूसरे कंडीशन में, अब हमको ये वाली चीज दिखानी, ये वाली चीज निकालनी, लेंथ ऑफ लेटर निकालना है। तो देखो अब इस एंगल को वापस से कंसिडर करो, क्या इसका और इसका कोई रेशियो होता है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कोई रेशियो होता है। तो तुम कहोगे यस, सबसे पहले साइन आता है, उसी का तो रेशियो होता है। ठीक है, अब हम साइन वाला लगा दे रहे हैं, यहां से पता चल जाएगा साइन 60 किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन PC। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू BC की वैल्यू है अपने को 3.7 और ये PC निकाल देंगे।
तो PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, PC इक्वल्स टू 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन रूट थ्री और रूट थ्री की जगह तुम इस्तेमाल कर लो, इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7, 7.4 डिवाइडेड बाई 1.73। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को समझे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तुम्हारे, इसको अच्छे समझ लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल इस पोल की वो दी गई है, लेंथ दी गई है, हमें लेडर जो सीढ़ी लगाना है वो 1.3 मीटर नीचे लगाना है। क्यों लगाना है तुम्हें समझा दिया, क्योंकि ऊपर पहुंच करके फिर झुक करके काम करना पड़ेगा और इतनी हाइट पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करेगा, नीचे से ही नीचे थोड़ा सा लगाएगा जिससे खड़े होकर के वो आराम से कर सकेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है और हम बस फॉर्मूला यूज करके कर दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अब एक ऑब्जर्वर है तो तुम इस तरीके से ऑब्जर्वर को बना लो, यहां पर इसकी आई होगी, ठीक है। कितना मीटर है, 1.5 मीटर टॉल है, तो यहां पर 1.5 मीटर टॉल इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये कितना दूर है, एक चिमनी है, एक क्या है, चिमनी है इस तरीके से, ठीक है। चिमनी थोड़ा सीधे बनाते हैं। 28.5 मीटर ये दूर है इस चिमनी से। देखो जो क्वेश्चन में दिया गया उसी की फिगर बना रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, ये है टॉप ऑफ चिमनी, फ्रॉम हर आईज, यहां से देखना है उसको, यहां से नहीं देखना है भाई, पैर से नहीं देखेगा। फ्रॉम हर आईज तो यहां से देखेगा ये, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री हम कहां बनाएंगे, तो 45 डिग्री तुम्हें बताए कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल ये वाला है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल यही तो है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, तो ये अपने को दिया गया है 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब तुमको इसकी हाइट बनानी है, ए बी, इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं, और यहां ये I हटा करके यहां पर D मान लेते हैं, ठीक है। ABCDP समझ में आ गया क्वेश्चन। अब फिगर किस तरीके से बनाए हैं, सबसे पहले एक ऑब्जर्वर जो एक लड़की है उसको खड़ा किए हैं, 1.5 मीटर टॉल है, वो टॉप ऑफ द चिमनी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लेवल एक लाइन खींच दिया, ये चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। हमें क्या निकालना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। समझ में आई बात, तो सॉल्व किया जाए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ये निकालना है, हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, समझते हैं बात को समझते हैं। वो रहते हैं साइड में। सॉल्यूशन, तो देखो ये पीबी जो लाइन है, पीबी जो लेंथ है ये हमारे डीसी के इक्वल है। पीबी लेंथ जो है वो डीसी के इक्वल होगी ना, पीबी लेंथ डीसी के इक्वल पैरेलल लाइन है भाई, तो ये भी 28.5 मीटर हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। अब देखो यदि हम यहां पर इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, ACD एंगल अगर तुम कंसीडर करो तो तुम क्या देखोगे कि यहां वाला एंगल दिया गया है, ये वाली साइड की लेंथ दी गई है, और हम ये निकाल सकते हैं, हम ये वाला निकाल सकते हैं। तुम कहोगे सर जी कैसे, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेकर के। ट्रिग्नोमेट्री अगर इस एंगल को कंसीडर करें तो ये परपेंडिकुलर, हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ओवरऑल निकालनी है, सबसे पहले ये इतनी निकालनी पड़ेगी। जब इतनी आ जाएगी, AC आ जाएगी, तो BC वाली तो हमें गिवन है 1.5 मीटर, पहले से पता है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, AC निकालने के लिए यहां पर ट्रिग्नोमेट्री कुछ लगाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में तुम बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस चीज का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, तुम कहोगे tan। यहां सब लिख देंगे गिवन इवन सब ये सब, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे tan
45 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन DC। क्लियर है बात? AC अपॉन DC कर देंगे, कोई दिक्कत बताओ? क्लियर है? AC हमारा परपेंडिकुलर, DC अपना क्या है? बेस। तो tan 45 इज इक्वल टू 1 और AC तो निकालना है हम लोग को अपॉन DC हम 28.5 मीटर लिख सकते हैं। DC हम 28.5 मीटर लिख सकते हैं ना भाई। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28.5 मीटर। हमें निकालना है AB, लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। AC तो 28.5 आ गया और BC अपना 1.5 मीटर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दोगे एज DP इज इक्वल टू CB। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5 30 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, बात क्लियर? आगे चलें एग्जाम्पल नंबर 4 के पास। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट P ले लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यहां पर एक बिल्डिंग बना दिए, कितने मीटर की? 10 मीटर की। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से वो है 30 डिग्री, लिख दिए। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां पर टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब यही तो, यहां पर क्या करें? एक फ्लैग होस्ट कर दे रहे हैं, इस तरीके से एक फ्लैग बना दिया। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम अ P, मतलब P से एक एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फ्लैग स्टाफ पर बन रहा है, ये वाला। ये कितना है? 45 डिग्री। ये क्या है? 45 डिग्री। 45 डिग्री अपना ये होगा? बिल्कुल नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एंगल, तो ये 45 डिग्री हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, मतलब इसकी लेंथ निकालनी है हमको। ठीक है, फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालनी है और हमें निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट P। डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट P मतलब ये वाली डिस्टेंस हमको निकालनी है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। तो ये P है, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हमको BC की लेंथ निकालनी है और AP की लेंथ हमें निकालनी है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां पर हम कुछ लेट करेंगे सॉल्यूशन। लेट दी लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, लेट दी लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। उसके पहले लेट आउट करने से पहले हमको देखो यहां से हम AP निकाल सकते। सबसे पहले हम लोग यही निकाल लें कि डिस्टेंस कितनी है अपने इस टावर से, इस ये क्या है, बिल्डिंग से अपने पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है। तुम कहोगे सर जी कैसे निकालोगे? तो देखो ये 30 डिग्री दिया है। अगर तुम इस एंगल को ट्रायंगल को कंसिडर करोगे, ये वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को कंसिडर करोगे तो ये 30 डिग्री दिया गया है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिया गया है। बेस हम निकाल सकते हैं tan 30 का यूज करके। tan 30 किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AC अपॉन AP। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई और AC की वैल्यू 10 हो गई और AP की वैल्यू फटाफट आ जाएगी। तो AP की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। ये कह रहा है √3 को 1.732 इस्तेमाल करो तो कर लेंगे भाई, क्या ही दिक्कत है। तो ये हमारा आ जाएगा 17.32 मीटर। ये अपनी आ गई AP की लेंथ। यहां पर लिख दोगे लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, नहीं, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग
distance of the building from the point P equals to 17.32 मीटर। ठीक है, एक चीज हो गया, ये वाला हो गया काम। अब हमको लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ बताना है। यहां पर हम 17.32 लिख दें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, 17.32 मीटर। अब इसकी निकालनी है, तो अब हम tan 45 कंसिडर कर लें। अगर हम यहां पे लिख दें लेट दी लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ बी एच, देयरफॉर tan 45 इस्तेमाल कर लें। तो tan 45 क्या होता है, tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो ये अपना हो जाएगा AB, tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन AP। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। AB को हम लोग लिख सकते हैं AC प्लस BC, और AP अपना 17.32 आया है। ठीक है, तो ये 1 इक्वल्स टू AC की जगह हम लोग 10 लिख सकते हैं, और BC हम लोगों ने H लेट किया है 17.32। तो H अपना क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस H इज इक्वल टू 17.32। तो हमारे H की वैल्यू हो जाएगी 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू 7.32। ठीक है, तो यहां पर लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ will be 7.32 मीटर। क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 4 हो चुका। आगे चले, क्वेश्चन को समझ लेना भाई, नहीं समझ में आ रहा तो वापस से एक बार देख लो, फिर भी नहीं आ रहा शाम को पूछ लो। एग्जाम्पल नंबर 5, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। द शैडो ऑफ टावर, यहां पर एक टावर बना लेंगे, इसकी क्या बन रही है, शैडो बन रही है। ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है, दो शैडो बन रही है सन की, मतलब इस बिल्डिंग की दो शैडो बन रही है, और जो दूसरी वाली शैडो बन रही है वो 40 मीटर लॉन्गर है। वो क्या है, 40 मीटर लॉन्गर है। ये अपना 60 डिग्री है, ये अपना 30 डिग्री है। ठीक है, देन व्हेन इट इज 60 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको ये AB की हाइट बतानी है। समझे बात को, इस AB की हाइट बतानी है। उसी तरीके फिगर बनेगा, टावर की शैडो जो है वो 40 मीटर लॉन्ग हो जाती है जब इस 60 से 30 में चेंज हो जाता है। ठीक, तो देखो यहां पर कुछ हम लेट वेट कर लें। क्या कर लें, लेट वेट। सबसे पहले इस ट्राइंगल को हम देखते हैं, ट्राइंगल ADC सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ADC। ठीक भाई, देखो हमको निकालना है ये ना, तो हमको इसका और ये गिवन है, तो इसका और इसका रेशियो ढूंढना पड़ेगा। ट्राइंगल ADC हो ही नहीं सकता है, ट्राइंगल ADB करेंगे। तो ADB में यदि हम एंगल D को देखें तो परपेंडिकुलर अपना AB होगा और बेस अपना पूरा का पूरा DB होगा। क्लियर है, तो हम यहां लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन DB। कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू AB अपॉन DB की जगह हम लोग लिख सकते हैं DC प्लस CB। 1/√3 को लिख सकते हैं AB, DC अपना है 40 प्लस CB। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, नहीं मानते हैं इसको, हम लोग AB निकालना है ना, तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा अपना, देयरफॉर AB इक्वल्स टू 40 प्लस CB अपॉन √3। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से
इन द सिमिलर मैनर जो कहते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी लिए हैं तो फिर इन ट्राइंगल ए सी बी ले लेते हैं। ए सी बी, बहुत ध्यान से देखो, ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें भी वही परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ए बी हमें नहीं पता और बी सी भी हमें नहीं पता। यहां से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी √3, बी सी √3, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम यहां क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम देखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस सी बी अपॉन √3 इक्वल्स टू बी सी, या ठीक है बी सी √3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सी बी बी सी एक ही बात हुई है। यहाँ पे करा देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 40 प्लस सी बी इक्वल्स टू 3 बी सी, 3 बी सी, ठीक है भाई। अब बी सी को उधर भेज दो, तो 40 प्लस 3 बी सी माइनस बी सी, 40 इक्वल्स टू 3, सॉरी बी सी कॉमन आ जाएगा, अरे 3 बी सी माइनस बी सी, 2 बी सी लिखो, क्या ही दिक्कत है। देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 इक्वल्स टू 20 मीटर, तो बी सी हमारा क्या आ गया, 40 मीटर आ गया। बी सी हमारा 40 मीटर, अरे 40 मीटर कहाँ है, 20 मीटर है, तुम भी गजब बात करते हो। BC क्या आ गया, 20 मीटर। अब देखो इस BC की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो तो AB की वैल्यू आ जाएगी, तो सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो यहां लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ BC, पुट द वैल्यू ऑफ BC इन सेकंड, देयरफॉर AB इक्वल्स टू 20 √3 मीटर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 √3 मीटर। फिर लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर विल बी 20 √3 मीटर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्लियर है, कोई दिक्कत हो बताओ, कितने सिंपल तरीके से हो गया। एंगल को देखना है, एंगल किस ट्रायंगल का पार्ट है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बन रहा है, बस tan की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा काम। एग्जाम्पल नंबर 6, दो एग्जाम्पल और बचे, 6 और 7 देखना है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, बहुत ध्यान समझो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की बात हो रही है, इसका मतलब हम ऊपर है और ऑब्जेक्ट कहां है, नीचे है, ठीक है। अभी तक हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देखे हैं, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं, मतलब कि हमें कहां से देखना है, ऊपर से देखना है। कहां से देखना है, ऊपर से देखना है। तो ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब यहां पर एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहां पे क्या है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। एक हम यहां पर देख रहे हैं, इस पॉइंट पर देख रहे हैं, और एक यहां हमारी आंख है और यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है तुम्हें बताए कि लाइन ऑफ साइट, ये दोनों तो लाइन ऑफ साइट है, और हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल ये वाला होगा, आंख के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। तो यहां से ये जो एंगल बन रहा है, तो टॉप का एंगल क्या बन रहा है, टॉप का एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और बॉटम का ये 45 डिग्री। समझ में आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पे खड़ा होकर के एक बिल्डिंग को देख रहे हैं जो कि 8 मीटर लंबी है, ऊपर देख रहे हैं तो उसके 30 डिग्री का हमारा डिप्रेशन एंगल बन रहा है, और फुट पे देख रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, हमें इसकी हाइट निकालनी है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट। ये हमारा मल्टी स्टोरेज, यहीं तो खड़े होकर के देख रहे हैं भाई, यहीं तो हाथ लगाए हैं हम लोग, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, और इसकी भी डिस्टेंस हमें निकालनी है।
बात को समझ गई? समझे? यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो, इसको A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं, इसको हम लोग C मान लेते हैं, इसको हम लोग D मान लेते हैं, ठीक है, और कुछ तो है ही नहीं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसे 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 यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये वाली लेवल जो हम लोग खींचे हैं, ये क्या है, पैरेलल है। या तो ऐसे लिख सकते हो प्रॉपर, इसको तुम F मान लो, F, और इसको E मान लो। ड्रॉ a parallel line AF to DE, DE के पैरेलल एक AF लाइन खींच लो। अब देखो, जैसे ही तुम पैरेलल खींचोगे, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, ये ED और AF ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला भी तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल EDA इक्वल्स टू एंगल DAE, यहां पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जब ये तुम्हारा 45 है, ये ध्यान से देखो, ये तुम्हारा 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे एंगल EDB इक्वल्स टू एंगल DBC, इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देंगे। इतना करते ही सवाल तुम्हारा हो जाएगा खत्म। हमें DC और BC निकालना है, DC और BC हमें निकालना है। चलो भाई, सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर करो। इन ट्राइंगल DBC को तुम कंसीडर करोगे तो तुम देखोगे हमें निकालना है कौन सा, हमें निकालना है DF निकालना है, ठीक है, यही वाला तो निकालना है ना। तो यहां पर हम क्या करें, tan का रेशियो बनाएं। ये भी नहीं गिवन है, लेकिन यहां से यहां तक की लेंथ दी गई है, ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ दी गई है 8 मीटर, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू DC अपॉन BC, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और DC यहां पर जो दिया गया है वो कौन सा है, तो DF प्लस FC अपॉन BC। इसको D विलेट मत करो, इसको ऐसे रहने दो। तो ये हमारा हो जाएगा 1 या BC इक्वल्स टू DF की वैल्यू तो हमें नहीं पता, प्लस FC की वैल्यू पता है, ये क्या है 8, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू DF प्लस 8। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात भाई साहब को क्लियर हुई। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बना दे तो कोई दिक्कत तुम्हें होगी नहीं। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। इसी तरीके से ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इन ए ट्राइंगल DAF tan 30 डिग्री इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा DF अपॉन AF करते कोई दिक्कत तो है नहीं तुम्हें, वो तो बताओ। देखो tan 30 मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा DF है और बेस तुम्हारी AF है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 लिख दें, और DF की जगह DF ही रहने दें। AF की जगह क्या हम लोग BC लिख सकते हैं, AF की जगह BC लिख सकते हैं। क्यों, AF इज इक्वल टू BC है, AF और BC इक्वल है, तो AF की जगह हमने BC लिख दिया है, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, DF
√3। BC की वैल्यू क्या हो गई? DF √3। ये अपना क्या बन जाएगा? सेकेंड इक्वेशन। ये किया, फिर ये किया, फिर नीचे आ रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। DF + 8 = DF √3। DF √3। तो DF की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो DF, इधर DF √3 को बुला लो, = 8। इसमें कॉमन लेंगे हम DF, यदि हम कॉमन ले लेंगे तो 1 - √3 एक मिनट देखो, ऐसे करो गलत हो जाएगा। DF को इधर भेज दो। 8 = DF √3 - DF। ठीक है, DF को कॉमन लोगे तो √3 - 1 = 8। तो DF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/√3 - 1। DF की वैल्यू 8/√3 - 1। अब तुम्हें बताया गया है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसमें √3 होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं छोटू से। DF = 8/√3 - 1। इसको हम √3 + 1 और √3 + 1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8√3, 8 ब्रैकेट में √3 + 1 और इधर आएगा 3 - 1, मतलब कि ये हो जाएगा 8√3 + 1 और अपॉन 2, मतलब 2 4 = 8। मतलब DF की वैल्यू जो है, जो हमारे DF की वैल्यू है वो कुछ आ जाएगी 4 ब्रैकेट में √3 + 1। DF की वैल्यू, DF समझ रहे हो? DF, इस फिगर को देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 ब्रैकेट में √3 + 1। तो DC की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। DC = क्या है तुम्हारा? DF + FC। DF 4 ब्रैकेट में √3 + 1 आया है और FC की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? FC की वैल्यू है पता है पहले से 8, तो ये हो जाएगी 8 4 12, 12 ब्रैकेट में √3 + 1, 12 √3 + 1। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तुम्हारा तो यहाँ समझ लो DF की वैल्यू जो है, DC हमें क्या निकालना है? DC। तो DC = क्या होता है? DF + FC। DF अपना जो है वो आ गया है 4 ब्रैकेट में √3 + 1 प्लस FC जो है वो 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ये DC की लेंथ अपनी आ गई, मतलब हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग अपनी कितनी आ गई? 12 ब्रैकेट में √3 + 1। ठीक है, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वापस से इस एग्जाम्पल को देख लो, नहीं तो शाम को पूछो। एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी शानदार क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, तुम्हारी एक ब्रिज है, अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स। ये एक पॉइंट है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है अपोजिट साइड। मान लेते हैं एक साइड ये है तुम्हारे रिवर का, एक साइड ये है। ठीक है, ये तुम्हारे ब्रिज है, ये तुम्हारी क्या है? ब्रिज है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दो जगह बना रहा है, अपोजिट एंड पर, बैंक के अपोजिट एंड, मतलब इसके बीच से क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, ये अपनी बैंक जो है, ठीक है, ये जो अपनी बैंक है, इससे ये 3 मीटर की हाइट पर है, 3 मीटर की हाइट पर है, 3 मीटर की हाइट पर है। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, मतलब ये ए से बी पॉइंट के बीच में जो वाटर फ्लो हो रहा है ये कितने विड्थ में हो रहा है, कितने लेंथ में हो रहा है, ये हमें निकालना है। मतलब साफ साफ सीधी सीधी बात, AC की लेंथ निकाल दो, BC की लेंथ निकालो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन अब एंगल ऑफ डिप्रेशन तो दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, यहां से हम लोग नहीं कर सकते। फिगर बनाना सीख जाओ भाई। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट पी, इसका मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनने वाला एंगल। लाइन ऑफ साइट ये है, इधर इस बैंक के पॉइंट पर देख रहे हैं, और लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, तो ये 45 डिग्री। देखो अगर यहां पर D मान लेते हैं, यहां पर E मान लेते हैं, एंगल DPA इक्वल्स टू एंगल PAC, एंगल PAC इक्वल्स टू 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे लिख देंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा। इसी तरीके से एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल PBC इज इक्वल टू 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक भाई। अब देखो ये हो गया, ये 30 हो गया, ये 45, अब फटाफट आ जाएगा। अगर तुम ट्रायंगल कंसिडर करोगे इन ट्रायंगल PAC ट्रायंगल को देखो, PAC ट्रायंगल को देखो, इस वाले की लेंथ हमें दी गई है 3 मीटर, इस वाले की लेंथ हमें नहीं दी गई है, ये तो निकालना है। तो हम लोग tan 30 लगा सकते हैं, क्योंकि tan 30 परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। tan 30 इक्वल्स टू PC अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, PC की वैल्यू है 3 मीटर और AC की तो निकालनी है, तो AC इक्वल्स टू 3√3 मीटर, 3√3 मीटर, ये आ गया, AC की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ट्रायंगल कंसीडर करो इन ट्रायंगल PBC, इन ट्रायंगल PBC कंसीडर करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू tan 45, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस PC अपॉन BC, PC अपॉन BC, tan 45 इज इक्वल टू 1 PC अपनी है 3 अपॉन BC ये तो निकालनी है, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। हमें कहां से कहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, A से B तक। A से C पता चल गया और B से C पता चल गया, टोटल निकालनी है, तो हम यहां लिख देंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। AC अपना 3√3 है प्लस 3 है, 3 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। विड्थ ऑफ द रिवर AB क्या हो जाएगा अपना 3 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। समझ गए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहेगा तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप सो कि ये 7 के 7 एग्जाम्पल तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत बनती है भाई साहब तो पूछ जरूर लो, बिल्कुल भी अपने दिमाग में संशय के बीज मत रखो, ठीक। इसके बाद 7 एग्जाम्पल हम बता दिए, 15 क्वेश्चन है भाई साहब। कोई इफ बट मत करना कि सर जी इस वजह से नहीं हो पाया। पर्याप्त समय है तुम्हारे पास 6-7 घंटे का, उसमें करके भाई साहब हमें भेजो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।